भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबको गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के चैप्टर को पढ़ाएंगे। कुछ हम डेरिवेशन भी बताएंगे, कुछ फार्मूलों को भी बताएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम आप सबको लॉरेंज बल के बारे में बताते हैं। तो लॉरेंज बल क्या होता है ये बताएं आपको। जब कोई आवेशित कण ऐसे स्थान पर गति करे जहां वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों विद्यमान हो, अर्थात इसका मतलब ये है कि जब किसी बिंदु पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों विद्यमान रहते हैं तो वहां पे जो कार्यरत कुल वैद्युत चुंबकीय बल होता है उसी को हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए, माना किसी कण पर आवेश Q है, एक ऐसे स्थान पर वेक्टर v वेग से गतिमान है जहां चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर b है तथा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E है, अर्थात दोनों चीजें उपस्थित हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? ऐसी स्थिति में तो आपको बता दें, कण पर कार्यरत जो वैद्युत बल होगा, मतलब वेक्टर Fe इज इक्वल टू क्या आ गया? Q इंटू वेक्टर E। यदि हम चुंबकीय बल की बात करेंगे तो उसको हम लोग वेक्टर Fm, यहाँ पे ये वैद्युत बल है, जैसे आपको हम लिख रहे हैं वेक्टर Fe। F मतलब बल और E माने वैद्युत, तो वेक्टर Fe मतलब इसका मान क्या हो जाएगा? Q इंटू वेक्टर E। इसको हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया है। कण पर कार्यरत चुंबकीय बल वेक्टर Fm इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q इंटू वेक्टर V इंटू मतलब क्रॉस वेक्टर B। इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया। आपको हमने क्या बताया था कि लॉरेंज बल की परिभाषा होती है जब कोई आवेशित कण ऐसे स्थान पर गति करे जहां वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों विद्यमान हो तो कण पर कार्यरत विद्युत चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। अर्थात यदि हम विद्युत चुंबकीय बल की बात करेंगे, अर्थात वेक्टर F की बात करेंगे, तो इसका मान क्या आ जाएगा? वेक्टर Fe प्लस वेक्टर Fm। तो यहाँ पे Fe का मान रखेंगे Q इंटू वेक्टर E प्लस Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ये निकल के आया। तो यहाँ से जो चीज कॉमन हो सकती है उसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? वेक्टर F इक्वल टू Q कॉमन ले लेंगे, वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ये निकल के आ जाता है। ये जो F का मान निकल के आता है, वेक्टर F इक्वल टू Q इंटू वेक्टर E प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। तो यहाँ पे ये जो मान निकल के आता है इसी को बोलते हैं लॉरेंज बल, या ये कण पर कार्यरत कुल विद्युत चुंबकीय बल है। तो इस समीकरण को सर्वप्रथम H.A. लॉरेंज ने विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा विस्तृत पैमाने का प्रयोग करके प्रयोगों के आधार पर निकाला था। इसीलिए हम इसको लॉरेंज समीकरण कहते हैं। अर्थात इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉरेंज बल समीकरण। तो आप सबको अगली चीज बताते हैं, साइक्लोट्रॉन क्या होता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा धनावेशित कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि अथवा आयनों को त्वरित कर उच्च ऊर्जा प्रदान की जाती है। इसे E.O. लॉरेंस सन 1934 में तथा M.S. लिविस्टॉन ने किया था। इसका सिद्धांत क्या है, उस सिद्धांत को सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आप सबके सामने एक चित्र बना हुआ है। आपके सामने एक चित्र दिखाया हुआ है, उसको भी हम लोग समझते हैं। इसके साथ साथ में आपको पहले तो इसके सिद्धांत को बताते हैं। तो साइक्लोट्रॉन की जो क्रिया विधि होती है वो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति पर आधारित होती है। इसमें दो तथ्यों का उपयोग एक साथ किया जाता है। पहला है, जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र से गुजरता है तो कण त्वरित होता है, अर्थात इसके कारण इसकी ऊर्जा बढ़ती है। कण को वैद्युत क्षेत्र से बार बार गुजार कर इसमें अति उच्च ऊर्जा को प्रदान की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि जब कोई कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल से वृत्तीय गति करता है
कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या उसके वेग के साथ बढ़ती है। कण के परिक्रमण काल की आवृत्ति पथ की त्रिज्या अथवा कण के वेग पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह नियत रहती है। अब इसकी रचना देख लीजिए। ये आप सबको चित्र दिखा रहे हैं, इसकी रचना हम समझाते जा रहे हैं। साइक्लोन की व्यवस्था जो होती है वो जैसा कि चित्र देख रहे हैं आप, उसके आधार पर उसको हम बताते हैं। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर डी आकार की दो धातुओं एक समान पात्र, जिसको हम लोग D1 और D2 दो अलग अलग नाम दिए हैं हमने, D1 व D2 होती हैं, जिन्हें साइक्लोट्रॉन की डीज कहते हैं। अर्थात ये डी आकार की दो अलग अलग एक समान पात्र की बनी होती है D1 D2, अर्थात इसकी जो आकार है वो डी आकार की है, जिसे हम लोग साइक्लोट्रॉन की डीज कहते हैं। ये डीज एक निर्वातित प्रकोष्ठ में एक दूसरे के निकट समांतर इस प्रकार रखी होती है कि इसके मध्य थोड़ा सा अंतराल रहे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये देखिए बीच में कुछ ना कुछ अंतराल आपको दिखाई दे रहा है। डी आकार की है, इन दोनों के बीच में ये जो डी आकार की है इसी को हम लोग साइक्लोट्रॉन की डीज कहते हैं। और ये डीज निर्वातित प्रकोष्ठ में एक दूसरे के निकट समांतर रखी रहती है, जिसके मध्य में थोड़ा सा अंतराल होता है। इस अंतराल में पी केंद्र पर, जैसा कि आप ये पी केंद्र देख रहे हैं, पी केंद्र पर आवेशित कण का स्रोत रखा होता है, जिसमें धनावेशित कण मुक्त होते हैं। तो इसके बाद में आपको और बता दें कि ये जो प्रकोष्ठ होता है, प्रकोष्ठ को निर्वातित इसलिए रखा जाता है ताकि आवेशित कण वायु के अणुओं से संघट्ट करके अपनी ऊर्जा ना खोजे। डीज जो D1 D2 होते हैं, अर्थात ये D1 D2 उच्च आवृत्ति के दोलक के सिरों से जुड़ी होती है। ये देखिए आप देख रहे हैं ना, उच्च आवृत्ति के दोलक सिरों से जुड़ी है, जिसके बीच में 10 की घात 4 वोल्ट कोटि की प्रत्यावर्ती वोल्टेज 10 की घात 7 हर्ट्ज कोटि की आवृत्ति पर स्थापित हो जाती है। निर्वातित प्रकोष्ठ की शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखा जाता है जिससे वहां डीज के तलों को लंबवत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान रहता है। चलिए इसकी कार्यविधि बता रहे हैं। कार्यविधि क्या है? माना जिस कण बिंदु P पर धनावेशित कण उत्पन्न होता है, देखिए बिंदु P आपको दिखाई दे रहा है, धनावेशित कण उत्पन्न होता है, D1 ऋणावेशित तथा D2 धनावेशित हो जाता है। मतलब जिस दिशा में आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज जब मूवमेंट कर रहा है तो D2 से D1 की ओर जा रहा है, अर्थात D1 ऋणावेशित है और D2 धनावेशित है। अतः धनावेशित कण डीज के मध्य के रिक्त स्थान में जो विद्यमान विद्युत क्षेत्र के कारण D1 की ओर त्वरित होता है। D1 के भीतर, इस जो आप D1 देख रहे हैं उस D1 के भीतर निश्चित वेग में प्रवेश करता है। वहां वैद्युत जो क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होगा? खोखले आवेशित चालक के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह हर समय शून्य होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो D1 के भीतर का निश्चित वेग होने के कारण वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो शून्य होगा। इसके साथ में आपको बता दें कि अभिलंबवत जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो नियत चाल से वृत्तीय गति करता है। यदि t समय में आधा चक्कर पूरा करते हुए D1 से बाहर की ओर निकलता है, ये कण की बात हम कर रहे हैं, तो दोलन की आवृत्ति इस प्रकार समायोजित हो जाती है कि D1 धनावेशित हो जाता है तथा D2 ऋणावेशित हो जाता है। अर्थात जैसे आप देख रहे हैं कि जब कभी कोई कण D1 से D2 की ओर आएगा, तो D1 धनावेशित हो जाएगा और D2 ऋणावेशित हो जाएगा। लेकिन जब D2 से D1 की ओर जाएगा तो D2 धनावेशित हो जाएगा तथा D1 ऋणावेशित हो जाता है। और ऐसी स्थिति जो होती है, इसके कारण D1 से D2 की ओर जब त्वरित होती है, इस स्थिति में कण का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है। कण का वेग बढ़ जाता है तो
जो बढ़ा हुआ कण के बढ़े हुए वेग हैं वो D2 में प्रवेश करता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है तथा चुंबकीय क्षेत्र अभिलंबवत होता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत बड़ी त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र दोनों डीजों मतलब दोनों डीज में D1 और D2 दोनों डीजों में चुंबकीय क्षेत्र समान रहता है। D2 में कण के आधा चक्कर पूरा करने में t समय लगता है। जैसे ही कण D2 से बाहर की ओर निकलता है तो उसी क्षण दोलक द्वारा D1 ऋणावेशित हो जाता है तथा D2 धनावेशित हो जाता है। अर्थात जब कण D1 से D2 की ओर जाएगा तो D1 ऋणावेशित हो जाएगा और D2 धनावेशित हो जाएगा। फिर यदि D2 से D1 तक पहुंचता है तो D1 में और अधिक बढ़े हुए वेग से प्रवेश करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि t समय में आधा चक्कर पूरा करते हुए D1 से बाहर की ओर निकलता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, यह प्रक्रिया एक हिसाब से निरंतर अभी तक चलती रहती है। तो प्रत्येक बार जब कण एक D से दूसरी D में प्रवेश करता है तो वैद्युत क्षेत्र त्वरित करता है। ऐसी स्थिति में वेग बढ़ जाता है और कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या तथा गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अंत में कण डीज के परिधि के निकट पहुंच जाता है तो पर्याप्त ऊर्जा होती है। ऐसी स्थिति में जो विक्षेपक प्लेट आप देख रहे हैं ऊपर की ओर, विक्षेपक प्लेट द्वारा विक्षेपित होकर खिड़की, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये खिड़की से बाहर की ओर निकल जाता है तथा लक्ष्य से टकराता है। चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो कण होता है उसके परिक्रमण काल का व्यंजक। तो कण का परिक्रमण काल का व्यंजक बता दें आपको। देखिए जो अभिकेंद्र बल होता है, अभिकेंद्र बल क्या होता है, mv²/r, इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। लॉरेंज बल का सूत्र होता है, मतलब जो अभिकेंद्र बल जो होता है वो चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। चुंबकीय बल का सूत्र होता है F बराबर QVB, इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि माना किसी कण किसी क्षण D में v वेग से प्रवेश करता है तो D में कण की जो आवृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्र बल होगा वह चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। दोनों में लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में mv²/r = QVB। यहाँ से क्या होगा, v से v कैंसिल हो गया एक, तो यहाँ से r इक्वल टू क्या आ गया, mv/QB। यदि हम D के भीतर कण को तो आधे चक्कर में लगे समय की बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, t = πr/v आ जाएगा। अर्थात ये क्या आ जाएगा, πm/QB। हमने कुछ भी नया नहीं लिखा है, हमने केवल r की जगह वैल्यू रख दी है। इस r का जो मान है वो यहाँ पे आके रख दिया है तो t का मान आ गया। तो यदि हम कण के परिक्रमण काल की बात करते हैं, परिक्रमण काल, तो कैपिटल T = 2t हो जाएगा। अर्थात हम ये क्या आएगा, 2πm/QB। ये कण के परिक्रमण काल का व्यंजक आ जाता है। यदि हम साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति की बात करते हैं तो आपको पता है n = 1/t होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, QB/2πm आ जाएगा। तो आपको हम एक चीज और बता दें कि साइक्लोट्रॉन में दोलन की जो आवृत्ति का मान होता है वह इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि जितने समय में कण का आधा चक्कर पूरा करता है उतने समय में डीज की ध्रुवता बदलती जाती है। अर्थात अनुनाद की शर्त का पालन करता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति किस नियम का पालन करती है, तो यह साइक्लोट्रॉन कार्य करने में कौन सी शर्त का पालन करती है, तो आप ये कह सकते हैं अनुनाद की शर्त का। अनुनाद की शर्त का, अनुनाद का मतलब क्या होता है, उसमें उसकी ध्रुवता जो होती है वो बदलती जाती है। यदि हम इसी में पूछ लें कि कण के द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा की,
कण के द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा की बात करें तो वहां पे कण का वेग अधिकतम हो जाता है। ऐसी स्थिति में वृत्तीय पथ की त्रिज्या भी अधिकतम हो जाती है। ऐसी स्थिति में के मैक्सिमम इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एम क्यू बी आर मैक्सिमम अपॉन एम का होल स्क्वायर। अर्थात इसका जो मान निकल के आ जाता है वो आ जाता है वो निकल के आ जाता है के मैक्सिमम इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन 2m। एक चीज और भी आपको बता दें कि आवेशित कण एक चक्कर में डीज के स्थान को 2 बार बदलता है। अर्थात एक बार D1 से D2 की ओर, जैसा कि चित्र में बताया था, और D2 से D1 की ओर, ऐसा 2 बार करता है। तो इसलिए यहाँ पे एक चक्कर लगाने में कण की ऊर्जा में वृद्धि 2qv हो जाएगा। तो n चक्कर लगाने में क्या आ जाएगा, n इंटू 2qv b हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान के मैक्सिमम 2nqv आ जाएगा। साइक्लोट्रॉन का यूज कहाँ किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके दिमाग में आ रहा होगा आखिर साइक्लोट्रॉन पढ़ा रहे हैं, इसका यूज कहाँ है। तो साइक्लोट्रॉन का यूज जो है वो नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन में किया जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों के उत्पन्न करने में इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। नए पदार्थों के संश्लेषण में किया जाता है। ठोसों में आयनों को रोपित कर उनके गुणों को सुधार करने में किया जाता है। इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। इसकी सीमाएं क्या हैं कि इसमें अनावेशित कण जैसे न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकता है। सापेक्षता के सिद्धांत को के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान उसके वेग के साथ बदलता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हम v के उच्च मानों पर वेग बढ़ाने पर द्रव्यमान बढ़ता जाता है। कण की आवृत्ति नियत रहती है जिससे साइक्लोट्रॉन कार्य नहीं करता है। साइक्लोट्रॉन द्वारा कण की ऊर्जा एक निश्चित मान से अधिक नहीं हो सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कराया जा सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है। इसका वेग शीघ्र ही इतना अधिक हो जाता है कि जिससे इसका द्रव्यमान नियत नहीं रहता है। ये अनुनाद की शर्त को पालन करता है। कल के दिन आप सबको इससे जुड़ा हुआ कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे।